हेलो फ्रेंड्स, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रितेश गौर, आपका मैथ्स मेंटर। आज आपको बताने वाला हूं कि 2025 के लिए क्लैट में क्यूटी को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क जो क्लैट के बच्चों के लिए होता है वो क्वांट सेक्शन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता या मैथ्स का फियर होता है, तो बच्चे मैथ्स को स्किप कर देते हैं। लेकिन बेटा अब पैटर्न चेंज हो चुका है, 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं, टाइम सफिशिएंट होता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है ना। इस बार का कट ऑफ भी आपने 2024 का देखा होगा कि बहुत ज्यादा हाई गया है। तो इसलिए अब किसी भी सेक्शन को स्किप या किसी भी टॉपिक या एक क्वेश्चन को भी स्किप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना होगा, अब उन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड बनानी होगी जो आपको 100% स्कोर दिला सकते हैं और डेफिनेटली आपकी रैंक को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बेटा, बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, उन पे बहुत अच्छा कमांड बना लेते हैं, लेकिन क्वांट और जीके पर थोड़ा सा उनका पकड़ कमजोर होता है और वो कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं दोहराना है। हमारे पास पूरा 1 ईयर है ना, पूरा 1 साल है, हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, समझते हैं कि क्या क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर्स करने, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी 2025 को लेकर। क्यूटी सेक्शन के लिए बात करूंगा मैं, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो फर्स्ट तो बेटा पहले आपको बेसिक ऑपरेशंस पे कमांड बनानी है। एग्जाम का पैटर्न नहीं देखना कि हमें कैसलेट आता, हमें पैसेज फॉर्मेट में आता, हमें तो ये आता ही नहीं है, ये क्यों प्रिपेयर करें। इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। मैथ्स अगर करना है तो मैथ्स के लिए पहले बेस स्ट्रांग करिए। जितना अच्छा बेस होगा, बिल्डिंग उतनी अच्छी जाएगी, है ना, उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी मजबूत होगी और उतनी खूबसूरत होगी। तो इसलिए बेस बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, बेसिक ऑपरेशन में हालांकि आप में से हर कोई बच्चा ये सोचता होगा कि सर मुझे तो ये आता है, ये तो मैं कर लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा करना और एक टाइम लिमिट के अंदर करने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं अगर आपको एक मल्टीप्लिकेशन के लिए बोलूं तो आप 1 मिनट का टाइम ले लोगे, लेकिन अगर उस पर कमांड बना लोगे तो वही 5 to 6 सेकेंड में हो जाएगा। तो लगभग 1/10 टाइम में काम कर पाओगे आप, है ना। इसलिए कमांड बनाना बहुत जरूरी है, टाइम सेव करना है। ये पूरा के पूरा आपका माइंड गेम है और कुछ नहीं। क्लाइट कोई आपसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाता है, आपसे एक सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी रैंक लाओगे। इसलिए ये सारी चीजें निकाल देना कि सर मुझे ये कैसलेट करनी है, कैसलेट ही आता है, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कैसलेट के अंदर यही सब करना है। तो बेस तो बनाना पड़ेगा, है ना। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो तो वर्ड्स बनाने से पहले अल्फाबेट सीखते हो। अल्फाबेट्स तो नहीं आते ना एग्जाम में। तो ऐसे ही यहां पर क्या है बेटा, मैथ्स के लिए उसके बेसिक ऑपरेशंस आपको आने चाहिए और बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। यूनिट डिजिट से कर लो, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर पाओ, स्क्वायर्स निकाल पाओ, स्क्वायर रूट्स निकाल पाओ, जिसमें कोई टाइम ना लगे। तो बेसिक ऑपरेशन में जो स्पेशली आपको फोकस करना है ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा आप लोगों को हर सब्जेक्ट की, हर टॉप ऑपरेशंस की। उन पे कमांड बनाना आप देखोगे, बहुत कंफर्ट फील करोगे, बहुत जल्दी कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग तो क्या कि बेटा आपको टेबल लर्न करनी है। टेबल्स कहां से कहां तक, सर 1 to 20 तक की टेबल्स तो एनी हाउ आपको याद होनी ही चाहिए। 1 to 20 तक की टेबल। मैंने बोला 18 8 जा, आप 18 का टेबल रीड नहीं करो, बोले सर 144। मैंने बोला 16 9 जा 144, 12 8 जा 96। ऐसी टेबल्स जब तक याद नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, टाइम खराब होगा ना। तो टेबल्स याद करने का मतलब टेबल्स को रीड नहीं करना है, आपसे जो वैल्यू बोल दी जाए वो वैल्यू आनी चाहिए। 16 5 जा, ऐसे सीधा के सीधा रिजल्ट आना चाहिए 80, सोचना ना पड़े। इस तरह की टेबल्स करनी है। साथ में बेटा कुछ स्पेशल नंबर हैं, उन नंबर्स के भी टेबल्स आपको लर्न करने होंगे। 50 तक के प्राइम नंबर्स जो कि हैं, पहला प्राइम नंबर आपका होगा बेटा 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये 7 नंबर्स ऐसे हैं, इनके भी टेबल्स आपको आनी चाहिए। मल्टीप्लाई तो जैसे तैसे कर लेते हो, बट अगर डिवाइड करना पड़े कभी इन प्राइम नंबर से तो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए प्राइम नंबर्स भी करना है। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, और आराम से करना, कोई लोड लेके नहीं करना। आप ये टारगेट नहीं बना लेना कि आज के आज करना है, बस आपका टारगेट होना चाहिए इस वीक मुझे ये काम करना है। फर्स्ट वर्क जो होगा आपका टेबल्स, आपने एक वीक फिक्स कर लिया कि एक वीक के अंदर मुझे 1 to 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। सेकेंडरी क्या होना चाहिए, फिर प्राइम नंबर्स के टेबल याद होने चाहिए।
सेकंड काम करना है बेटा, आपको स्क्वायर्स फाइंड करना सीखना है। हर कोई बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर फाइंड करने में क्या है, मल्टीप्लाई तो करना है। नहीं, जब आप मेरी क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर कितनी इजीली निकाला जा सकता है। 2 डिजिट, 3 डिजिट, कुछ स्पेशल केस के नंबर्स के स्क्वायर होंगे, स्क्वायर रूट्स होंगे, तो आपको उन पे कमांड बनानी है। स्क्वायर रूट्स पे, है ना, स्पेशली कमांड बनानी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 और 3 सेकेंड के अंदर आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर पाओगे, स्क्वायर भी फाइंड कर पाओगे। तो इस पे कमांड बनाए, टाइम बचेगा। जस्ट बिकॉज ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस का एक छोटा सा ऑपरेशन है, एक क्वेश्चन का एक छोटा सा ऑपरेशन है। थर्ड, क्यूब रूट्स। तो ऐसे ही आपको क्यूब लर्न करने। अच्छा, स्क्वायर भी आपको लर्न करने हैं बेटा 1 to 50 तक के। कहां तक? 1 to 50 तक के स्क्वायर्स। क्यूब आपको करने 1 to 30 तक के क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। क्यूब रूट्स निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्यूब निकालने के लिए सिखाऊंगा, बट फिर भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। कौन सी? 1 to 50 तक के स्क्वायर, 1 to 30 तक के क्यूब। फिर मल्टीप्लीकेशन। बोले सर मल्टीप्लाई करने में क्या है? मल्टीप्लीकेशन के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा। आप कई बार क्या होता है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे और डायरेक्ट आपको आंसर समझ में आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आपको बार बार लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है, मल्टीप्लिकेशन पे कमांड बनानी है। अब डिवाइड करना आता है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है, डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स भी सीखने होंगे। हाउ टू डिवाइड अ नंबर गिवन नंबर बाय 7, 9, 8, 10, 11, 12। क्योंकि कई बार बच्चा ये सोचते रह जाता है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए। हालांकि इनका डायरेक्ट यूज कुछ भी नहीं है क्लैट में, लेकिन इनके बिना कुछ नहीं है मैथ्स, है ना। मैथ्स इनके बिना कुछ है ही नहीं। फिर अब मैंने लिखा 6 पॉइंट बेटा आपका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो अगर फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख गए तो आपका अर्थमेटिक में ये बहुत हेल्प करने वाला है। आप सीधा आंसर निकालोगे, नहीं तो टाइम लगा दोगे कैलकुलेशन करने में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखना है हमें। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब कोई 3 या 4 नंबर है, 2 नंबर है, उनका एलसीएम कैसे फास्ट, कैसे स्पीड से कैलकुलेट किया जा सकता है, एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है, बस ये देखना है। कोई ये पूरा चैप्टर नहीं करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो एलसीएम ही नहीं ले पाते, वो एचसीएफ ही नहीं निकाल पाते, या फिर वो फैक्टर बनाते जाते, पेयर बनाते जाते हैं ना, तो वो फैक्टर से एलसीएम नहीं निकालना है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, है ना। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाए किसी भी नंबर का? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। उसमें कई बार आप देखोगे कि चारों के चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। तो अगर यूनिट डिजिट निकल गया, जो मैच हो गया वही आंसर होगा। आपको गिवन होंगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आप अगर देख पा रहे हो, नोटिस आपकी नजरें जैसे ही जाएंगी आप क्लिक कर दोगे कि सर इनकी तो सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इसलिए यूनिट डिजिट भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डिजिट सम रूल आना चाहिए कि डिजिट सम करके जो 9 9 कैंसिल करते जाते हैं, वो भी कई बार आपके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में बहुत काम करेगा, हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। फिर बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नॉर्मल से जो फॉर्मूले ये आपको आने चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज। a इंटू बी की होल पावर n क्या होता है? a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते, तो इसलिए आपको इन पे कमांड बनानी है। ये बेसिक ऑपरेशन है, अभी आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इन पे जब कमांड बहुत अच्छे से बन गई तो ये समझ लो बेटा कि लगभग 30-40% मैथ्स हो गया, क्योंकि मैथ्स के अंदर करना तो यही ऑपरेशन परफॉर्म है, इनके अलावा कुछ नहीं है। चाहे परसेंट हो, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, यही सारी चीजें चलेंगी। तो कोई भी टॉपिक ले लो, इन ऑपरेशंस के अलावा कुछ नहीं करना होता। अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस। हमें बेटा बोला जाता है, क्लाइट हमें डिक्लेयर करता है कि भाई आपसे जो है क्वेश्चंस क्वांट के अंदर 10th तक के मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप 10th तक के मैथ्स का मतलब ये होता है बेटा कि आपने 10th तक जितने भी चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, अर्थमेटिक, क्योंकि वो अंकगणित होता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10th तक के मैथ्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स को किस किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, क्या प्रायोरिटीज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें प्रिपेयर करना है परसेंट, नॉट परसेंटेज। परसेंट क्या होता है? एक पूरी के पूरी यूनिट है। आपने कई बार सुना होगा कि आपको क्लैट के लिए सिर्फ परसेंट और रेशो कर लो मैथ्स कंप्लीट हो गई, है ना। कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि परसेंट का मतलब सिर्फ परसेंटेज चैप्टर से नहीं होता है। परसेंट एक पूरी के पूरी यूनिट है जिसके अंदर 5 चैप्टर कवर होते हैं, 5 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज जब स्टार्ट करोगे तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ योर क्वांट सेक्शन। इट मींस कि अगर आपने परसेंट को कवर कर लिया तो लगभग 50-60% आपका मैथ्स कवर हो गया। हर जगह यही करना है, परसेंट रेशो और दोनों एक ही चीज है। तो क्वांट में इस परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से कमांड बनाना, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टाइम लगेगा थोड़ा सा परसेंटेज में, परसेंटेज सबसे बड़ा चैप्टर मैं मानता हूं, तो इसमें टाइम लगने दो, जितना टाइम लगे। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझें, है ना। टाइप 22 क्वेश्चन करें, फ्रैक्शन की हेल्प से करें, फ्रैक्शन को यूज करना सीखें, किसमें? परसेंटेज में। तो फर्स्ट चैप्टर आप परसेंटेज करोगे, परसेंट यूनिट का। सेकेंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड डिस्काउंट, फोर्थ सिंपल इंटरेस्ट, फिफ्थ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर में आप जो परसेंटेज में करते आ रहे हो ना, वही सेम ऑपरेशन आप कंपाउंड इंटरेस्ट तक करोगे। और ये पूरी एक यूनिट है परसेंट की। तो आपको यहां पर इतना ज्यादा कंफर्ट फील हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर इनसे ज्यादा इजी चैप्टर कोई नहीं है। बट सीक्वेंस से करोगे तो ऐसा नहीं कि कभी परसेंटेज कर लिया, कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया, कभी एवरेज कर लिया, तो मजा नहीं आता, करेक्टिविटी नहीं बनती। तो परसेंटेज से लेके कंपाउंड इंटरेस्ट तक पूरा परसेंट एक यूनिट है। ये 5 चैप्टर्स कवर करेंगे। सेकेंड करेंगे हम टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, है ना। ये सेकेंड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट होगी बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मेंसुरेशन ऑफ 2D फिगर एंड 3D फिगर। अब 2D फिगर में भी बहुत सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, सर्कल हो गई, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, पॉलीगन हो गया, है ना। तो इस तरह से आपके 2D फिगर हो जाएंगे। अब 3D फिगर में भी क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, कॉन, स्फेयर, सिलेंडर, तो इस तरीके से प्रिज्म, पिरामिड, ये सारे आ जाएंगे। इनको कवर करना है। अब बात करेंगे सर ये इतने इंपॉर्टेंट है क्या? तो बेटा लास्ट 3 ईयर से तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन 2020 में 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15, 10 क्वेश्चंस ओनली मेंसुरेशन से पूछे गए, ओनली ऑन मेंसुरेशन। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन, 2D, 3D। फिर लास्ट में आपको करना है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। और जब इतना कर लोगे तो आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब करना क्या है? क्वांट कंप्लीट हो गया, लेकिन याद रखिएगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो चैप्टर वाइज, तो कोशिश करें परसेंटेज के जब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप वाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद उसी टाइम पर परसेंटेज से रिलेटेड कैसलेट या परसेंटेज से रिलेटेड डीआई भी सॉल्व करना, देन प्रॉफिट एंड लॉस पे स्विच करना, देन डिस्काउंट पे स्विच करना, फिर उससे रिलेटेड कैसलेट और उससे रिलेटेड डीआई सॉल्व करनी है। पहले टाइप वाइज करना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस सीट सॉल्व करनी है, देन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कैसलेट और ग्राफ सॉल्व करने हैं। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब आप चैप्टर के साथ डीआई करोगे, क्योंकि आप कनेक्टिविटी बना पाओगे। ठीक है, तो ये काम करना है, स्टार्ट करना। और पर डे का टाइम फिक्स कर लेना कि 1 घंटे आपको मैथ्स को देना है ना। 45 to 60 मिनट्स आप फिक्स कर लीजिए कि आपको मैथ्स को देना है। आप देखो बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि सर अब फोड़ देंगे क्लैट में, कुछ भी हो जाए, है ना। तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस सीट करनी है और कैसलेट करना है। पूरा सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, अब बेटा ऐसा नहीं है कि लॉजिकल कैसलेट आप लास्ट में करो, ये डिपेंड कर रहा है कि आप कभी भी उठा सकते हो जब आपकी क्लास में, क्योंकि मैं मोस्टली क्या करता हूं परसेंटेज के बाद लॉजिकल कैसलेट की क्लास लेता हूं, परसेंटेज के बाद, क्योंकि ये पूरे ईयर आपको लॉजिकल कैसलेट सॉल्व करने में हेल्प मिलती रहती है। तो हमें फिर क्या करना है बेटा, लॉजिकल कैसलेट सॉल्व करनी है। ये तो मैं ड्यूरेशन में ही करा दूंगा,
टॉपिक वाइज कैसलेट हर टॉपिक के साथ कवर करनी ही करनी है, और ग्राफ बेस्ड डीआई भी करनी है। ये मत छोड़ देना कि सर ग्राफ तो आता ही नहीं, ग्राफ बेस्ड डीआई भी करनी है। इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। जब आपकी क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ के बाद, 40-55 डेज के बाद, 45-50 डेज के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, तो आप जो 60 मिनट्स का टाइम लिया है उसमें से आप 45 मिनट्स अपने चैप्टर्स के लिए रखेंगे, अपने होमवर्क के लिए रखेंगे, और 15 मिनट्स आप डीआई के लिए रखेंगे। आप एक लॉजिकल कैसलेट डीआई करेंगे, एक टॉपिक बेस्ड डीआई करेंगे। पर डे का ये टारगेट होना चाहिए कि पर डे कम से कम इनिशियली जून जुलाई तक आपको कम से कम पर डे एक डीआई लॉजिकल कैसलेट की करनी है और एक डीआई जो है टॉपिक वाइज कैसलेट की। उसके बाद जब जून और जुलाई आ जाएगा, फिर हम टारगेट बनाएंगे कि पर डे हमें मिनिमम 4 डीआई करनी है, 4 कैसलेट करनी है। तब तक क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा कवर हो चुका होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा, टाइम आपको बहुत कम लग रहा होगा, फिर टारगेट होगा 4 डीआई। बोले सर एग्जाम में तो 2 आती है, 4 क्यों करना है? टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग के लिए। एक्स्ट्रा वर्क करोगे, उसके अंदर की चीजें आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप एग्जाम दे रहे हो, आपको लगेगा कि नॉर्मल सा पेपर है। तो इसलिए आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन को हाई रखेंगे। जो भी पेपर में आए, जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आपको लगेगा कि इसमें तो है ही क्या यार, जब हम 10-15 मिनट में 4 डीआई, 20 मिनट में 4 डीआई सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो 2 ही है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी ऊपर रखें। लेवल को जज कभी मत करिएगा कि 2024 का पेपर बहुत ईजी था, 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो आपको नहीं पता ना आपके साथ क्या हो जाए। अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कभी पेपर इजी आता है, कभी बिलो एवरेज आता है, कभी मॉडरेट आता है, कभी डिफिकल्ट आता है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि सर इजी से इजी भी करना है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी करना है। चलिए नेक्स्ट, जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप लोग पर डे पर वीक में जो है एक मॉक तो होता ही है आपका। मॉक के साथ साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको एनालाइज करना है, एनालाइज ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। आपके जितने भी 2020 से लेकर 24 तक के 5 ईयर के पेपर को आप एनालाइज करेंगे। सॉल्व करना नहीं, एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। इसका मतलब क्या? बोले सर जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लाइंट किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं और उनको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन क्लाइंट ने कंसोल्सन ने कुछ और आंसर दे रखा है। तो आपको उसका माइंड रीड करना है। जब आप पेपर को एनालाइज करो तो ये सोचो, इस पर थोड़ा सा फोकस करो कि किस पर्पस पे ये सोच रहा है, किस पर्पस पे ये क्वेश्चंस को पूछ रहा है। मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो आपको उसका माइंड रीड करना है। इसलिए पेपर को एनालाइज करना। पेपर सॉल्व तो आप कई बार कर चुके होंगे, पास्ट ईयर सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, और देन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, जितने ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं उतने मॉक्स दीजिए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एक अच्छी रैंक लेके आओगे। चलो, तो आज इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।